हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका मॉडल पेपर 10 लेकर के आए हैं, जो आपके लिए रीट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, बिहार टेट और सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको यदि आपने याद कर लिया तो इनमें से आपके लिए निश्चित ही 5 नंबर अवश्य पक्के हो जाएंगे। इसलिए इनको अच्छी तरह से देखें। यहाँ से क्वेश्चन हम हमेशा पूछे भी जाते रहे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। आज का जो पहला प्रश्न है वो यह है, हरलोक ने वह संधि काल माना है। हरलोक ने वह संधि काल का जो समय माना है वो कौन सा है, ये बताना है यहाँ पर। तो देखिए, 4 से 6 वर्ष तक, 18 से 22 वर्ष तक, 10 से 11 वर्ष तक, 11 से 15 वर्ष तक वह संधि काल का जो समय माना है हरलोक ने वो कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 11 से 15 वर्ष। क्या हो जाएगा? 11 से 15 वर्ष। ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, क्योंकि हरलोक ने कहा था किशोरावस्था को वह संधि काल कहा था। हरलोक ने किसको कहा था वह संधि काल? किशोरावस्था। और हरलोक के अनुसार किशोरावस्था का जो समय माना गया है वो 11 से 15 वर्ष तक माना गया है। तो किशोरावस्था को वह संधि काल किसने कहा था? हरलोक ने। ये भी याद में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छदम परिपक्वता बाल्यावस्था को किसने माना है? यह छदम परिपक्वता अवस्था का काल बाल्यावस्था को किसने कहा है? रॉस ने, वुडवर्थ ने, जेम्स ने, वॉटसन ने। तो किसने कहा है ये? जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं इसका। तो देखिए, ये कहा था रॉस ने। किसने कहा था? रॉस ने। रॉस ने कहा था बाल्यावस्था छदम परिपक्वता का काल है। उसने क्या परिभाषा दी थी बाल्यावस्था की? बाल्यावस्था छदम परिपक्वता का काल है। ये रॉस ने बाल्यावस्था की परिभाषा दी है। तो ये कथन रॉस का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष और तूफानी दौर का समय है। यह कथन किसका है? मारिया मोंटेसरी का, डेकार्त का, स्टैनले हॉल का, बर्कले का। देखिए, जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये तनाव, दबाव, तूफान, संघर्ष और झंझावात की अवस्था है। ये किसने कहा था? ये दोनों रूप से परिभाषा दी है। ये यहाँ पर परिभाषा घुमा दिया गया है थोड़ा। तो देखिए, आंसर एक ही होगा। ये कहा था स्टैनले हॉल ने। किसने कहा था? स्टैनले हॉल। सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसने कहा था किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल, संघर्ष, तनाव, दबाव और तूफान की और झंझावात की अवस्था है। ये किशोरावस्था की परिभाषा दी थी स्टैनले हॉल ने। तो कठिन संघर्ष, तूफान का दौर इसी में आ गया, और क्रांतिकारी परिवर्तन। इसको इसने घुमा दिया परिभाषा को। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? स्टैनले हॉल। ध्यान में रखना। चौथा क्वेश्चन आता है। चौथा क्वेश्चन है, टीन एज किस अवस्था को कहा जाता है? टीन एज। टीन एज किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए, जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर दीजिए। टीन एज 18, 10 और 18, यानी 18 के मध्य का जो काल है, 10 और 18 के मध्य का जो काल है वो टीन एज कहलाता है। और 10 और 18 के मध्य की जो अवस्था आती है वो कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था। कौन सी आती है? किशोरावस्था आती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टीन एज किशोरावस्था को कहा जाता है। 10 और 18 के मध्य का जो काल है किशोरावस्था कहलाती है, इसीलिए उसको टीन एज के नाम से जाना जाता है।
पांचवा क्वेश्चन आता है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी व्यक्ति का जो सामाजिक विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये बताना। आर्थिक स्थिति सही है, सामाजिक व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, ये भी सही है। समूह, जिस समूह में व्यक्ति रहता है वो भी, तो उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो हो जाएगा डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक विकास को ये सभी कारक प्रभावित करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति भी करती है, सामाजिक व्यवस्था भी करती है, और समूह भी करता है, जिस समूह व्यक्ति रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम प्रभावित होता है, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। व्यक्ति की इच्छा, ये अधिगम को प्रभावित करती है, सही है। सीखने की विधियां भी अधिगम को प्रभावित करती हैं, और प्रेरणा भी अधिगम को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च कक्षाओं में किन शिक्षण विधियों का प्रयोग हो कि छात्र अधिगम तीव्र गति से संपन्न हो सके? यानी जो उच्च कक्षाएं होती है उनमें कौन सी शिक्षा विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे छात्र के अधिगम या सीखने की जो क्रिया है वो तीव्र गति से संपन्न हो सके? तो देखिए, खेल विधि, पूर्ण सामूहिक व सहसंबंध विधियाँ, डाल्टन विधि और मॉन्टेसरी विधि। तो देखिए यहाँ पर कौन सी विधि? खेल विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, ये भी खेल विधियाँ आई हैं। तो यहाँ पर जो विधियाँ उच्च कक्षाओं के लिए कौन सी विधि उत्पन्न होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए पूर्ण सामूहिक और सहसंबंध विधियाँ। पूर्ण सामूहिक और सहसंबंध, डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व पृथक रूप से भिन्न प्रभाव डालते हैं। यानी बालक का जो अधिगम है उसको प्रभावित करने वाले तत्व या कारक पृथक रूप से भिन्न प्रभाव डालते हैं। तात्विक रूप से, असामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से, या व्यक्तिगत रूप से। तो बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व पृथक रूप से भिन्न प्रभाव डालते हैं। पृथक रूप से, अलग से भिन्न प्रभाव डालते हैं, तो वो कैसे डालेंगे? सामूहिक रूप से। सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ध्यान में रखना, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? ये मनोवैज्ञानिक कथन स्किनर, वाटसन, मॉर्गन, थॉर्नडाइक। यह सीखने की परिभाषा दी थी, ये किसके द्वारा दी गई है? देखिए, ये दी गई है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये परिभाषा दी थी स्किनर ने। अधिगम की परिभाषा दी थी स्किनर ने। ये वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम का वैशिष्ट्य है, यानी अधिगम की विशेषता क्या है? अधिगम आजीवन चलता है, अधिगम सार्वभौमिक है, यह सक्रिय होता है, उपरोक्त सभी। तो देखिए, अधिगम या सीखना आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यह सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है, और ये सक्रिय रूप से चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। तो डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, क्योंकि अधिगम की विशेषता, ये सभी विशेषताएं हो जाती हैं। डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सीखना किस आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है? ये कौन सी आयु तक चलता है? अधिगम का जो प्रभाव है या सीखा जाता है वो कब तक चलता है? जीवन पर्यंत, बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, या प्रौढ़ावस्था तक? तो अभी अभी भी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, तो अधिगम एक सार्वभौमिक या आजीवन चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा? जीवन पर्यंत। यानी सीखना जीवन पर्यंत चलता है, ना कि किसी अवस्था तक। ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ई.एल. थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक किस देश से संबंधित थे? यही थॉर्नडाइक का संबंध किस देश से था, ये बताना है यहाँ पर। किस देश के निवासी थे ई.एल. थॉर्नडाइक? रूस, जापान, चीन, अमेरिका। देखिए, जो थॉर्नडाइक थे वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। तो अमेरिका, डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किए थे। किस पर प्रयोग किए थे थॉर्नडाइक ने? बिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने कितने बताए? यानी थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए अधिगम के मुख्य नियमों की संख्या बतानी है आपको। कितनी है? 3, 4, 6, 2। तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, थॉर्नडाइक ने जो मुख्य नियमों की संख्या बताई है वो कितनी बताई है? 3 बताई है। कितनी बताई है? 3। ए वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और गौड़ नियम जो बताए हैं उसने उनकी संख्या बताई है 5। कितनी बताई है गौड़ नियमों की संख्या? 5 बताई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक से ही संबंधित क्वेश्चन है ये भी। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम बताए हैं। यानी थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के जो मुख्य नियम बताए गए हैं 3 नियम, वो कौन कौन से हैं? देखिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीनों ही थॉर्नडाइक द्वारा मुख्य नियम है। उपरोक्त सभी डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, या तैयारी का नियम। यानी व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होगा तो भी सीखेगा, बार बार अब सीखने के बाद अभ्यास कराएगा दोहराएगा तो भी सीखना स्थायी बना रह सकता है। और प्रभाव का नियम, जो कुछ उसने सीखा है उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर कितना पड़ा है। तो ये सभी इसके मुख्य नियमों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम में से नहीं है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, परिणाम का नियम या प्रभाव का नियम। तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट कीजिए और इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट करके इसका आंसर देना है आपको। इसका आंसर हम आपके लिए नहीं बताएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अधिगम को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक हैं, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? दृष्टि, श्रवण, स्वाद, उपरोक्त सभी। तो देखिए, दृष्टि, श्रवण और स्वाद, तो ये सभी क्या है? व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके द्वारा व्यक्ति को ज्ञान या अधिगम प्राप्त होता है। तो ये उपरोक्त सभी शारीरिक कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। क्योंकि व्यक्ति दृष्टि भी करेगी, श्रवण भी करेगा और स्वाद भी करेगा, तो ये सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना ही ध्यान है। यानी कोई दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना ही ध्यान है। यह कथन किसका है ये बताना है? डम्बिल का, स्किनर का, पॉवलव का, कोहलर का। तो ये किसने कहा था? किसी वस्तु के बजाय दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना ही ध्यान है। ये किसने कहा था? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए आप। देखिए, ये कहा था मेरे प्यारे साथियों डम्बिल ने। किसने कहा था? डम्बिल। ये वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करता है मौज मस्ती करना, ध्यान, अपराध, चोरी। देखिए, अधिगम की क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है यहाँ पर? तो वो है व्यक्ति का ध्यान। क्या हो जाएगा? ध्यान। बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन आता है, बालकों में ध्यान को विकसित करने के लिए आवश्यक है। यानी बालकों का जो ध्यान है उसको विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? शांत वातावरण, सही है। पाठ की तैयारी, ये भी सही है। विषय में परिवर्तन, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट होने वाला है। शांत वातावरण भी चाहिए, पाठ की तैयारी भी चाहिए, विषय में परिवर्तन भी चाहिए, तभी बालक का ध्यान है उसको विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थकान का अर्थ है कार्य करने की शक्ति के पूर्ण व्यय के कारण कार्य करने की कम कुशलता या योग्यता। यह कथन है, यह कथन किसने कहा था ये बताना है यहाँ पर। तो देखिए, ड्रेवर का, बोरिंग का, सिम्पसन का या विल्ड का।
देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। थकान का अर्थ है कार्य करने में शक्ति के पूर्ण व्यय के कारण कार्य करने की कम कुशलता या योग्यता। तो ये कथन है ड्राइवर का। ये वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जेम्स ड्राइवर ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने के ग्राफ पेपर पर सपाट स्तर को कहते हैं। यानी जो सीखने का जो ग्राफ पेपर है उस पर सपाट स्थान यानी समतल स्तर होता है उसको क्या कहेंगे। सीखने का समुद्र, सीखने में मैदान, सीखने का पठार, सीखने में प्रवर्तन। तो क्या कहेंगे, ग्राफ पेपर पर सीखने का जो सपाट स्थान होता है उसको कहते हैं पठार। क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। इसी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे साथियों, सीखने की अवधि में पठार साधारणतया कुछ दिनों, कुछ सप्ताह और कुछ महीनों तक रहते हैं। यही जब सीखा जाता है व्यक्ति को उस समय पठार की जो स्थिति बनती है वो कुछ दिनों के लिए यानी रुकावट आती है, या कुछ सप्ताह के लिए या कुछ महीनों के लिए रहते हैं। यह कथन किसका है ये बताना यहाँ पर। तो देखिए सोरेनसन का, रॉस का, मोंटेसरी का, कोलर का। तो पठार के बारे में यह कथन किसने कहा था, तो ये कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों सोरेनसन ने। किसने कहा था, सोरेनसन ने कहा था। ए वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन आता है, अधगम में पठार का कारण है। ये अधगम में पठार या सीखने में रुकावट आने का कारण क्या होता है। अधिगम में कठिन विधियों का प्रयोग, प्राचीन ढंग, कार्य की जटिलता, उपरोक्त सभी। तो देखिए पठार कब उत्पन्न होता है, जब अधिगम में कठिन विधियों का प्रयोग किया जाएगा तो रुकावट आएगी, प्राचीन तरीका होगा तो भी रुकावट आएगी, और कार्य की जटिलता होगी तो भी रुकावट आती है। तो डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सभी पठार के कारण माने गए। 24वां क्वेश्चन है, स्थानांतरण सामान्यीकरण है। यानी स्थानांतरण क्या है, सामान्यीकरण है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या है, सामान्यीकरण है, क्योंकि यह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार है। यह कथन किसका है, कोल्सनिक का, फ्रायड का, पीटरसन का या वाटसन का। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, तो वो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सी वाला आंसर या करेक्ट हो जाएगा, पीटरसन। किसका कथन है ये, पीटरसन का कथन है। स्थानांतरण सामान्यीकरण है क्योंकि यह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम में स्थानांतरण का उपयोग है। अधिगम में स्थानांतरण का उपयोग है। कौन सा उपयोग है अधिगम में स्थानांतरण का, एक अंतर्दृष्टि का विकास, समायोजन में सहायता, उद्देश्य स्पष्ट होना, उपरोक्त सभी। तो अधिगम में स्थानांतरण का उपयोग अंतर्दृष्टि का विकास भी होता है, समायोजन में सहायता भी होता है, उद्देश्य स्पष्ट होना भी होता है। तो डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व है, यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो क्या है, समग्र अवधारणा है, कार्य है, योग है, किसी का नाम है। तो क्या है व्यक्तित्व, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। व्यक्तित्व है, तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो क्या है, एक समग्र अवधारणा है। क्या है, समग्र अवधारणा। ये संपूर्ण पर्सनैलिटी, व्यक्ति की संपूर्ण पर्सनैलिटी को व्यक्त करता है। व्यक्तित्व में समाहित किए जा सकते हैं, यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसमें किन किन को शामिल किया जा सकता है या शामिल किया जा सकता है, शारीरिक गुणों को, मानसिक गुणों को, नैतिक और सामाजिक गुणों को, उपरोक्त सभी।
तो देखिए ये व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक ये सभी गुण शामिल किए जाते हैं। डी वाला आंसर इसीलिए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 2 से बालकों पर शिक्षकों की संख्या होगी। 2 से बालकों पर शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2, 4, 5, 7। तो देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 2 से बालकों पर जो शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5। सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2 से बालकों पर 5 शिक्षक और एक अलग से प्रिंसिपल की व्यवस्था की गई है। अगर कुल बात करें तो 6 हो जाती है। ध्यान रखना, शिक्षकों की संख्या पूछिए तो शिक्षक कितने रहेंगे? 5 शिक्षक रहते हैं। पिछड़े बालकों के शिक्षण हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये जो पिछड़े हुए बालक हैं उनके शिक्षण हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए ये बताना है यहाँ। बालक की सामाजिक दशाओं पर अवधान, कमियों का पूर्ण ज्ञान, वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित करना, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बालक की सामाजिक दशाओं पर अवधान करना चाहिए, सामाजिक स्थितियों पर ध्यान देना चाहिए, उसकी कमियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि इन कारणों से बालक पिछड़ा हुआ है, वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित करना चाहिए, उनका जो वास्तविक जीवन है उससे संबंध होना चाहिए, उनकी जानकारी करनी चाहिए, उपरोक्त सभी। डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन आता है हमारा, नवाचारों का प्रयोग उपयुक्त होगा। यानी जो नवाचार हैं उनका प्रयोग किस में उपयुक्त होता है? प्राथमिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में, उच्च शिक्षा में या उपरोक्त सभी में? तो नवीन जो नए नवाचार अपनाए जा रहे हैं उनका प्रयोग उपयुक्त रहता है तो वह किस में रहता है? प्राथमिक शिक्षा में। ए वाला आंसर यहाँ करेक्ट होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और जल्दी से जल्दी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको बढ़ाने में मदद करें ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आते रहें जो आपको भावी शिक्षक बनने में मदद करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।